एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं न न्याय न कानून का राज। जी हां, इसी पर हम बातचीत करेंगे। देखिए, देश में बढ़ रहे रेप के आंकड़े ये डराते हैं। रेप ये शब्द सुनकर ही जहन में गुस्सा आता है और समाज से एक सवाल पूछने को जी चाहता है। सवाल बड़ा तो नहीं है और ना ही कठिन भी है। सीधा सा ये सवाल है कि क्यों और कौन है वो लोग जो ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम देते हैं। उनके घर में माँ, बहन, चाची या बेटियां नहीं है क्या? ऐसा नहीं हो सकता ना, है ना? बस यही सवाल है और सवालों की एक लंबी फहरिस्त भी है। पर आज हम उन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे जो आपके जहन में भी होंगे। कुछ आंकड़े भी आपको बताएंगे। ये आंकड़े हमारे पास है और हमारे कुछ सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो न न्याय न कानून का राज है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे तमाम सहयोगी भी जुड़ेंगे। देखिए, सबसे पहला घटनाक्रम हम आपको बताते हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर का है, जहां पर पुरानी छावनी में 2 बच्चों की मां के साथ रेप हो जाता है। एक्शन क्या, ये आप भी जानना चाहेंगे। एक्शन ये है कि आरोपी अभी तक फरार चल रहा है। शहडोल की बात करें, शहडोल से 2 मामले आए हैं। पहले मामले पर नजर में डालूं तो जयपुर का ये मामला, जहां पर कॉलेज की छात्रा के साथ रेप हो जाता है। एक्शन में क्या होता है, आरोपी फरार। दूसरा मामला आपको बताती हूं, एक और नाबालिग छात्रा के साथ यहां पर रेप होता है। इसका एक्शन भी फरार होता है। और देखिए, ये अशोकनगर से 2 मामले। एक्शन की बात की जाए तो कोई एक्शन नहीं लिया गया। दूसरा केस, रेलवे स्टेशन पर 30 साल की महिला के साथ यहां पर भी रेप हो जाता है, लेकिन एक्शन ये होता है कि कोई भी इसमें जो आरोपी है उसको कोई सजा नहीं मिलती। राजगढ़ के मामले की बात की जाए तो शिक्षक ने 11वीं की छात्रा के साथ रेप किया। एक्शन ये होता है कि आरोपी इसमें गिरफ्तार जरूर होता है। जशपुर की बात की जाए छत्तीसगढ़ के, तो 3 साल की मासूम का अपहरण यहां पर किया जाता है। उसके साथ भी रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है। एक्शन की बात की जाए तो हालांकि यहां पर आरोपी गिरफ्तार हो जाता है। तो देखिए, अलग अलग जगह के जो केसेस हमने आपको बताए, ज्यादातर केसेस में आपने यही देखा होगा कि आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। तो ये कई सवाल भी खड़े करता है कि आखिर कानून व्यवस्था को क्या हुआ। कानून व्यवस्था क्या इतनी दुरुस्त नहीं है कि ऐसी हैवानियत करने वाले एक बार इस तरह की वारदात को अंजाम देने के लिए एक बार जरूर सोचे। जागरूकता की कमी है, इसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे। तो लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं ये मामले अलग अलग जगह के। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश से ये ज्यादा मामले आपको नजर आ रहे होंगे। छत्तीसगढ़ का भी ये मामला है। एक बार फिर से बता दें, तो देखिए, न न्याय न कानून का राज। अशोकनगर से एक केस देखिए, दूसरा केस जो आया था 30 साल की महिला के साथ यहां पर गैंग रेप हो जाता है। एक्शन इसमें ये होता है कि यहां पर भी देखिए आरोपी अभी तक फरार चल रहा है। राजगढ़ की बात की जाए तो शिक्षक ने 11वीं की छात्रा के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। इसमें भी आरोपी अभी तक, माफ कीजिएगा, इसमें आरोपी की बात की जाए तो गिरफ्तार जरूर हुआ है। जशपुर की बात की जाए 30 साल के मासूम का अपहरण और उसके बाद उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है। तो चलिए, चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रिया हमारे साथ जुड़ गई है, साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ता सुमित्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। और चर्चा की शुरुआत में सुमित्रा जी आपके साथ ही करना चाहूंगी। देखिए, रेप के मामले जिस तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं, ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है हम डरते हैं, सहमते हैं। और बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर समाज को ऐसा क्या हुआ कि मामले दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। जी रितु जी, देखिए, ये एक बहुत ही जघन्य अपराध है और ना सिर्फ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, लेकिन पूरे विश्व में ही हम देखते हैं कि रेप के केसेस कितने ज्यादा है। अगर आप पूरे विश्व की बात करें तो अमेरिका, यूके, ब्राजील ऐसे विकसित देश भी हमसे काफी ज्यादा केसेस रिपोर्ट कर चुके हैं रेप के, जबकि भारत का जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा है। और उस कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल एवरेज के कंपैरिजन में भारत के जो रेप केसेस है वो कम है। लेकिन ये बात कहने के बाद मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर एक भी केस बताया जाता है रेप का, तो भी ये एक जघन्य अपराध है। और इसमें 3 चीजों का मुझे लगता है कि हमें तोड़ निकालना पड़ेगा। एक तो जो समाज में एक तरीके का एटीट्यूड हो रहा है कि जिसका रेप होता है उसके साथ में हम
ठीक से बर्ताव नहीं करते हैं। और दूसरी बात है कि हम अभी आपने मध्य प्रदेश में ही एक घटना देखी थी कि एक बालिका के साथ रेप हुआ था जो 12 साल की थी, और वो तकरीबन 7-8 किलोमीटर उसी अवस्था में रास्ते पे चल रही थी और किसी ने उसकी मदद नहीं की। तो ये एक सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये समाज का पतन है। समाज में किसी भी महिला ने या किसी भी पुरुष ने अगर उसकी सहायता नहीं की तो ये हम लोगों के कैरेक्टर पे या हम लोगों के सोच विचार के बारे में ये दर्शाता है। वो हमारी किसी की भी बेटी हो सकती थी। रेप किसी बोल के नहीं होता है, लेकिन किसी के साथ भी ये हो सकता है, किसी भी औरत के साथ, किसी भी बालिका के साथ ये हो सकता है। तो समाज को जागरूक होना पड़ेगा, समाज को एकजुट होना पड़ेगा और बिना किसी डर के एक रेप विक्टिम की मदद करनी पड़ेगी। और अगर कहीं उनको ऐसे केसेस दिख रहे हैं कि कोई आशंकाजनक परिस्थिति है तो पुलिस को प्रोएक्टिवली भी रिपोर्ट करना चाहिए। बिकॉज काफी टाइम पे ऐसे पता चलता है कि अगर कोई बच्चा स्कूल जा रहा हो या अगर कोई समाज में ऐसे लोग आपको दिख रहे हो जिनके आचरण पे आपको शक है, तो समाज ने आगे बढ़ के इस कंडीशन इन परिस्थितियों में पहले ही जाके पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए या अपने बच्चों को अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू। बिल्कुल सुमित्रा जी, जब इस तरह के केसेस होते हैं तो लड़कियों को बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए, पुलिस में जाकर इसका केस करना चाहिए, क्योंकि कई बार दफा हम ये देखते हैं कि लड़कियां ही पीछे हट जाती है। दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी, प्रिया का रुख कर लेते हैं। प्रिया, इस वक्त आपके साथ कुछ लड़कियां भी मौजूद है और हाल फिलहाल में देखा जाए तो चाहे आप नाबालिग की बात करें, लड़कियों की बात करें, सबसे ज्यादा जो रेप के केसेस है वो इन्हीं के साथ हो रहे हैं। जी बिल्कुल रितु, इस वक्त मैं हूँ, मेरे साथ काफ़ी महिलाएं मौजूद हैं जो इस मुद्दे पर ज़रूर खुलकर बात करेंगी कि आखिर ये क्यों हो रहा है और क्या ये सेफ है या नहीं। तो चलते हैं, हम इनकी तरफ ही रुख करते हैं। आपका नाम बताइए। राशि जोशी। आपको क्या लगता है, आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं मध्य प्रदेश में? नहीं, कई जगह नहीं सेफ फील करते हैं। ऐसा मतलब क्यों है, क्या लगता है आपको, क्या होना चाहिए इसके लिए? स्ट्रिक्ट एक्शन कुछ होने चाहिए? लड़कियों को रोकने से पहले लड़कों को सिखाना चाहिए कि कैसे रिस्पेक्ट करें एक वुमेन को, कैसे उन्हें गंदी नज़र से ना देखकर एक रिस्पेक्ट के से देखें और सोचे कि उनके घर में भी माँ बहन है। अगर उनके साथ ये हुआ तो वो कैसा फील करेंगे। तो और हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और लॉ बनानी चाहिए कि ये ना हो और आगे चलकर इसका ध्यान रखना चाहिए। जैसे निर्भया का केस हुआ था और एक लड़का माइनर बोलकर छूट गया, तो वो माइनर को जब ये कर सकता है तो वो माइनर कैसे है? बिल्कुल, उससे एक्शन लेना चाहिए और उसे बोलना चाहिए कि नहीं ये सब गलत है, और लड़कों को बहुत छोटी एज से समझाना चाहिए कि ये सब एक अच्छी। बिल्कुल, क्योंकि मध्य प्रदेश में काफ़ी ऐसे मामले बढ़ चुके हैं और आप मध्य प्रदेश में रहती हैं, तो क्या आप ऐसा चाहती हैं कि मध्य प्रदेश में सरकार इसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ले? मुझे लगता है लॉ बनाना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, हैंग टू डेथ देना चाहिए, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। जहाँ हम घर में भी सेफ़ नहीं हैं कहीं महिलाएं, तो और एक तरफ हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की और एक तरफ ये सब करते हैं, तो हम कैसे बाहर जाके पढ़ाई करें? हमारे पेरेंट्स हमें भेजेंगे ही नहीं। बिल्कुल, तो बिल्कुल जैसा कि इन्होंने बताया कि लॉ बनने चाहिए। आगे हम जाएंगे और भी बातचीत करेंगे। आपका नाम? डॉक्टर नाजिया नईम। तो आपके नज़रिए से क्या आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? देखिए, एमपी जो है, ये कहा जाए कि डाटा के हिसाब से देखा जाए तो हर 10th रेप जो इंडिया में हो रहा है वो एमपी में हो रहा है। और सुरक्षा का ऐसा है कि सिर्फ एमपी की बात नहीं है, ये तो कहीं भी, और अगर वर्ल्ड लेवल पे भी देखें तो ऐसा कहीं पे भी कोई सेफ हेवन नहीं है फीमेल्स के लिए कि जहाँ बिल्कुल नहीं होते हों। हाँ, यहाँ पर कुछ ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि एक तो कंसेंट का कल्चर नहीं है हमारे यहाँ पर। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि कंसेंट को समझना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। अगर आप एजुकेशन दी जाए हमारे यहाँ पर, सब कहते हैं कि लड़कियों को हम कराटे सिखाएंगे, हम सेल्फ डिफेंस सिखाएंगे, हम ये सिखाएंगे, हम वंडर वुमन बना देंगे, ब्लैक। अरे भाई, जब लड़कों को आप नहीं सिखाएंगे तो लड़कियों को आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? आप न्यूबॉर्न चाइल्ड को कैसे सिखाएंगे? कुछ आप 80 साल की कोई बुढ़िया है उसको आप कैसे वो अपना सेल्फ डिफेंस करेगी? तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि रीडिफाइन मस्कुलिनिटी। हमको ये टॉक्सिक मस्कुलिनिटी है, इसको ग्लोरीफाई करना बंद करना पड़ेगा। मूवीज़ में जो माचो मैन की इमेज होती है, जो अभी भी जो आप देख रहे हैं, अभी सबसे हैपनिंग जो ट्रेलर है एनिमल का, उसमें आपने देखा होगा कितनी जगह पे वो प्रॉब्लमेटिक है। उसी
उसी तरह से हमको जो हमारे हीरोज़ हैं जिनको आइडियलाइज करती है सोसाइटी, उनकी जो हमारी जो इमेज होती है उनकी लार्जर देन लाइफ वाली, उसमें वायलेंस को बिल्कुल वो नॉर्मलाइज कराते हैं। एक तो ये चीज़ बंद होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि मैस्कुलिनिटी जो होती है हमारे घरों में, हमें सबसे पहले हमारे लड़कों को ही सिखाना ज़रूरी है कि रिस्पेक्ट वुमन, और वो कोई एलियन नहीं है या फिर उनको कोई स्पेशल प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, उनको बस अपने जैसा एक इंसान समझो, उनको बराबरी से ट्रीट करो। तो ये लॉ बनाने से, लॉ हर चीज़ का बना हुआ है, लेकिन लॉ को जब तक एम्प्लॉय हम ही लोग करते हैं ना, जो लॉ बनाने वाले, जो फॉलो करने वाले और जो तोड़ने वाले हैं, वो तीनों हमारे बीच से हैं। तो जब तक कि हम लोग इस चीज़ को अपनी तरीके से नहीं करेंगे, लॉज भी इतने इफेक्टिव होने वाले नहीं हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में भी पुलिस है, लेकिन क्या आप मध्य प्रदेश की पुलिस से संतुष्ट हैं कि वो आपकी सुरक्षा कर पा रही हैं, या आप कभी ऐसे किसी जगह चले गए तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करें? देखिए, अपनी सुरक्षा यहाँ पर तो हर जगह यही है कि आपको जितना प्रिकॉशन हो सके वही रखना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने बच्चों की गारंटी ले सकते हो, बाहर जब वो रोड पे निकल रही है हमारी बच्ची और उसके साथ कैसे क्या होगा उसकी हम गारंटी नहीं ले सकते। तो ये है कि रात के टाइम तो यहाँ पर कुछ सेफ है नहीं, जब तक, इसलिए यही तो डिफरेंस होता है मेट्रो सिटीज़ में 2 टियर 3 टियर्स जिसमें कि हम रात को ये है कि बस अंधेरा हुआ और हमको खुद को अपने आप को कन्फाइन करना पड़ता है। औरतों के लिए जो लॉकडाउन है वो ज़िंदगी भर से चला ही आ रहा है, वो तो कोरोना के बाद भी ख़त्म नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना भी बिल्कुल सही है। आगे हम जाएंगे और इनसे जानेंगे क्या आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं एज अ वुमेन? नहीं, एज अ वुमेन डेफिनेटली हम बिल्कुल भी मध्य प्रदेश में सेफ़ नहीं हैं। कहीं ना कहीं हमारे मन में एक अनचाहा डर, भय 24/7 लगा रहता है कि व्हाट इफ वी स्टेप आउट ऑफ द हाउस, क्या होगा। और एक इन जनरल चीज़ें जो पेरेंट्स से या फैमिली में से सुनने को मिलता है कि नहीं अब इतना लेट हो गया, बाहर मत जाओ, इट इज़ नॉट द राइट टाइम टू गो आउट, तो वो एक फैक्टर है। दूसरा मैं ये भी बोलूँगी कि जैसा कि सभी लोग बोल रहे हैं कि लॉ बनाना चाहिए, उससे बेटर ये है कि हम पहले हमारे लेवल पे हमारे घर में हमारे बच्चों को एजुकेट करें। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक बच्चा, एक टेंडर एज होती है जब लड़का हो चाहे लड़की हो, वो एक एज में ऐसे आते हैं कि जब उनको सब समझ में आ रहा होता है बट दे डू नॉट रिएक्ट इन दैट वे। वो एक एज आती है, तो वो जो एक क्रूशियल एज होती है, तब आप बच्चों को समझाएं कि बेटा ये लड़की है, यू हैव टू रिस्पेक्ट हर, और या लड़कियों को समझाएं कि यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। जी रितु, बिल्कुल प्रिया, देखिए ये जो रेप की घटनाएं होती हैं ये कोई लोग अलग से नहीं आते, ये हमारे बीच के लोग ही होते हैं, समाज के ही लोग होते हैं। तो बड़ी बात ये होती है कि आखिर समाज में रहने वाले लोगों की सोच को आखिर क्या हुआ। हमारे एक और सहयोगी जबलपुर से संजीव जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी रुख करूंगी। संजीव जी, प्रिया भोपाल में जिन लोगों से बातचीत करी थी, ज्यादातर लोगों का यही कहना था शिक्षित, नैतिक शिक्षा की बात यहां पर हो रही थी। तो कहीं ना कहीं हम भी ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं नैतिक शिक्षा में कमी होती है, जिसकी वजह से शायद इस तरह की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल, नैतिक शिक्षा तो आवश्यक है, संस्कार बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आती है, जो नेशनल क्राइम ब्यूरो के यदि हम रिकॉर्ड्स को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा जो रेप हो रहे हैं, नाबालिग बच्चियों के साथ रेप होते हैं या भारत में रेप होते हैं, वो आपस के जान पहचान वाले या रिश्तेदारों के द्वारा रेप किए जाते हैं। अब बताइए आप कि जो घर में लोग हैं उन्हें नैतिक शिक्षा कैसे दी जा सकती है? उनके संस्कार ही कहीं ना कहीं आड़े आते हैं। क्योंकि अभी मैंने कल ही एक रिपोर्ट की थी कि जबलपुर में एक पिता अपनी नाबालिग बेटी के साथ कई वर्षों तक बलात्कार करता रहा। जब उसे सज़ा हुई तो सत्र न्यायालय ने उसे दोहरे आजीवन कारावास की सज़ा दी है। सज़ा दी जा रही है, एक्ट लग रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी लगातार नाबालिग बच्चियों के साथ और परिवारजनों के द्वारा किए जा रहे रेप की संख्या बढ़ती जा रही है। अब वही बात आ रही जो अभी मैं सुन रहा था कि बहुत बार जब बच्चियों के साथ या किसी महिला के साथ ये घटना होती है तो घर वाले ही मुंह बंद करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो समाज में उस जो पीड़िता है उसको बहुत मतलब हे दृष्टि से देखा जाने लगता है और उसकी शादी में और अन्य परेशानियाँ आती हैं तो घर वाले मना करते हैं। दूसरा, जो करने वाला है, रेप करने वाला अपराधी है, जिसको बहुत बड़ा दंड मिलना चाहिए, उसे बचाने का प्रयास शुरू हो जाता है कि वो अपना कोई रिश्तेदार है, कहीं पिता है, कहीं चाचा है, कहीं मामा है, कहीं भाई है, तो कहीं दूर का रिश्तेदार है, कहीं पास का रिश्तेदार है। तो इस तरह से ये बिल्कुल बच्चों को अब स्कूल में सिखाया जाना चाहिए कि यदि इस तरह से कोई भी घटना कोई भी कर रहा है, वो कितना भी निकट रिश्तेदार हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सगा पिता अपनी बेटी के साथ लगातार बलात्कार करता रहा, तो स्कूल में सिखाया जाना चाहिए अब कि अगर इस तरह से कोई भी बैड टच कर रहा है, बहुत सारे स्कूलों में अब ये शुरू हुआ है
बिल्कुल संजीव जी, ये बड़ी विडंबना है कि जब घर का ही इस तरह की हैवानियत की नजर से देखे तो फिर लोगों को क्या कहे। दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन देखिए महिला सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मामले बढ़ रहे हैं, अपराधों पर अशोकनगर जिले के लोगों की क्या कुछ राय, ये आपको दिखाते हैं। प्रदेश में और खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि महिलाओं में जागरूकता का जो प्रतिशत है शहरी क्षेत्र में तो ठीक है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं जागरूक नहीं है और वो किसी भी तरह की उनको सुरक्षा उपलब्ध नहीं है और ना ही वो पुलिस के बारे में इतना जानती कि डायल 100 लगाकर या किसी तरह से वो अपनी सुरक्षा कर सके। उन्हें किसी भी प्रकार की तकनीकी जानकारी नहीं होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक महिलाएं और ख़ासतौर से मध्य प्रदेश में निरंतर महिलाओं पर जो अपराध हो रहे हैं उनको देखते हुए ऐसा माहौल महसूस होता है कि हम किसी पिशाच युग में जी रहे हैं। इस पे सरकार के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए और कठोर से कठोर कानून बनाना चाहिए। आज देखने में आ रहा है कि महिलाओं के प्रति जो सरकारें हैं, कहने को तो बहुत कुछ कहती हैं कि हम महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन कानून इतना लचीला है कि उसकी आड़ में अपराधी बच जाते हैं और कई ऐसे अपराध कर देते हैं कि उनको सजा भी नहीं हो पाती। अभी आप देखिए, परसों दिल्ली में एक नाबालिग बच्चे जो नाबालिग है, लेकिन कानून ऐसा है कि आप कितना भी बड़ा अपराध कर दे लेकिन नाबालिग को सिर्फ 3 साल की सजा होती है। उसने एक बच्चे का मर्डर करके मात्र 350 रुपये के पीछे और उसके ऊपर डांस किया। कितना घिनौना अपराध किया उसने ऊपर डांस किया, लेकिन आज वो नाबालिग होने की वजह से 3 साल के बाद फिर बरी हो जाएगा। तो मेरा तो यही निवेदन है, जो भी सरकार वर्तमान में बने कठोर से कठोर कानून बनाए और जो इस तरह का कानून करे उसको सख्त से सख्त समय सीमा के अंदर, 1 माह के अंदर उसको इतना कठोर कानून से सजा दी जाए कि दूसरा करने वाला देखकर कांपे। अब मैं सुमित्रा जी का रुख करना चाहूंगी। सुमित्रा जी, देखिए अक्सर लड़कियों को ये कहा जाता है कि बेटा रात का वक्त हो गया है, घर से बाहर नहीं निकलना है, सुबह बेटा बहुत अंधेरा है, घर से बाहर मत निकलो। लेकिन उस सोच का क्या करें जब घर की 4 दीवारी के अंदर ही कोई अपना, जिस तरीके से संजीव जी भी जिक्र कर रहे थे इस तरह के मामले का, तो इस सोच का आखिर क्या किया जाए? ये सोच कहां से आती है समाज में? देखिए, जो संजीव जी कह रहे थे वो एकदम सही है कि अगर घर में एक बच्चा या एक बच्ची, मैं कहूंगी कि अपने पिता से, अपने भाई से, अपने चाचा से, अपने घर के रिलेटिव से, जो एकदम उसके क्लोज रिलेटिव्स है या नेबर से, जैसे ज्यादा से ज्यादा जो रेप केसेस देखे गए हैं वो ऐसे किसी इंसान ने किया है जो परिवार का जाना पहचाना आदमी होता है। तो इसमें क्या हो जाता है कि ये स्वाभाविक है कि हम देखते हैं कि कोई बोलता है कि अगर मुझे सुबह क्लासेस जाना है, किसी बच्ची को पढ़ाई के लिए सुबह 6 बजे कहीं जाना है, तो स्ट्रीट लाइटिंग प्रॉपर नहीं होती है या तो फिर आवश्यक पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। तो ये जो मानसिकता है, मैं उन परिवारों को दोष नहीं दूंगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो सेफ रहे। ज्यादा देर से आने से उन्हें ही खतरा हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज के साथ सरकार भी इसकी जिम्मेदार होती है। अगर कोई मेट्रो लेके, अगर हम दिल्ली की बात करें तो मेट्रो लेके अगर हम उतरते मेट्रो स्टेशन से, फिर उसके बाद का जो रास्ता है अपने घर तक का, जो से 6 किलोमीटर दूर होगा, 7 किलोमीटर दूर होगा, वो कैसे कोई लड़की क्रॉस करे? अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जहाँ पे काफी सारे दूसरे लोग साथ में प्रवास कर रहे हैं, तो थोड़ा सेफ फील होता है। जैसे मैं कहूंगी कि मैं ओरिजिनली बंबई से हूँ। बंबई में आप देखेंगे कि रात भर बसें चलती है, स्ट्रीट लाइटिंग प्रॉपर है, इसके लिए उतने किस्से या उतने घटनाएं वहां नहीं दिखता है। एक लड़की रात को ट्रेन में ट्रैवल कर सकती है और वो किसी स्टेशन से ऑटो लेके अपने घर भी आराम से जा सकती है, बस में। तो बिल्कुल इस तरह की स्थितियां भी कभी कभी बनती है कि हम सेफ महसूस करते हैं। दोबारा आपके पास लौटूंगी, प्रिया का रुख करूंगी। प्रिया, आपके साथ बहुत सारी लड़कियां इस वक्त मौजूद है और ज्यादातर केसेस जो हमने बताया वो मध्य प्रदेश के हैं और सभी में रिजल्ट यही था, आरोपी फरार, आरोपी फरार, आरोपी फरार। जी जी बिल्कुल बिल्कुल रितु, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि आरोपियों के लिए अभी तक कोई ऐसी सजा ही नहीं बनी है कि उन्हें सजा दी जाए और उन्हें ऐसा महसूस हो कि वो जो कार्य कर रहे हैं, जो भी घिनौना काम कर रहे हैं, बहुत ही घिनौना है। इसी के साथ मैं आगे रुक करूंगी और आगे मैं वापस इनके पास बातचीत करूंगी। आपको क्या लगता है कि जो अपराधी हैं उन्हें क्या सजा देनी चाहिए? सबसे ऐसे जो भी जघन्य अपराध हैं, इनकी सज़ा सिर्फ एक है कि आप विदाउट एनी थॉट ऑफ अ सिंगल सेकेंड उनको आप सजाएं मौत दें।
उसके अलावा क्योंकि आप किसी की लाइफ से इतना मतलब ऐसी उसकी स्थिति कर रहे हो कि वो इंसान ना जी पाएगा उसके बाद में, और ना ही क्योंकि हम जो सोसाइटी में रहते हैं देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स विच आर नीडेड टू बी कंसिडर्ड एंड विच आर कंसिडर्ड ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स। तो सबसे बेस्ट है कि उनको कोई सेकेंड विदाउट एनी सेकेंड थाट उनको आप बिल्कुल हंग टिल डेथ करना चाहिए। उसके अलावा कोई सेकंड ऑप्शन आपको सोचना ही नहीं चाहिए कि इसके अलावा ये क्या सज़ा है। आप खुद बताइए ना कि इसके अलावा और कोई सज़ा है? आप किसी की लाइफ से खेल रहे हो तो लाइफ के लिए लाइफ, दैट्स इट। बिल्कुल 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 सही कहना आपका। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि सरकार जो है वो एक पक्षी हो जाती है। कभी हमारे जो अपराधी होते हैं वो नाबालिग हो जाते हैं, कभी हमारे जो अपराधी होते हैं वो मानसिक असंतुलित होते हैं। तो इसमें क्या क्या कहना है आपका? आप ये बताइए कि एक मेल है वो माइनर है, आप उसको माइनर कंसिडर कर रहे हो, किस ग्राउंड पे कर रहे हो? अगर वो रेप जैसा एक क्राइम कर रहा है तो वो मेंटली तो इतना एबल है कि उसको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, तो वो किस तरीके से माइनर है? वो एडोलेसेंस को टच कर चुका है, ही विल बी हिटिंग हिज यूथ सून, तो वो माइनर तो नहीं है। अगर वो इतना बड़ा अपराध कर सकता है तो उसको आप माइनर कंसिडर करके नहीं छोड़ सकते। और इतनी जो योजनाएं चल रही हैं, लाडली बहना योजना चल रही है, ये सब आप कर रहे हो, आप एक बात बताओ ना, इट्स जस्ट अ पर्क दैट यू आर गिविंग टू वुमेन। इससे बेटर है कि आप कुछ उसको रिस्पेक्ट के ग्राउंड पे दो, उस बारे में सोचो। आप 1000 रुपये आप टैक्स पेयर से पैसा तो ले रहे हो, पर उसके लिए आप कंसिडर कर रहे हो क्या टैक्स पेयर की आप राय कंसिडर कर रहे हो क्या कि हम इसको किस मत में दे रहे हैं? तो दैट इज़ मच नीडेड टू बी कंसिडर्ड। और मैं यही बोलूँगी कि सबसे अगर गवर्नमेंट, डेफिनेटली गवर्नमेंट इज़ द वन फैक्टर की जो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए। और सेकेंडली आपको पर्सनल लेवल पे भी अपने घर में अवेयरनेस करवाना बहुत ज़रूरी है। लड़कों को ये जताना ज़रूरी है कि नहीं, यू हैव टू लुक टुवर्ड्स द वुमेन विथ रिस्पेक्ट। ये आपको बताना पड़ेगा। अगर आपका लड़का कुछ गलत करता है तो माँ की जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चे को इस चीज़ को समझाओ। माँ की नहीं, मतलब सबकी, पेरेंट्स की ओवरऑल। जैसा कि इन्होंने बताया कि एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो घर वालों की होती है। आगे हम रुक करेंगे, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? आपको क्या लगता है कि क्या जो अपराधी है उसे सज़ा मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए मैम, सज़ा तो बहुत कठोर मिलनी चाहिए। और कानून सख्त बनाने के साथ साथ मेरा ये मानना है कि मॉरल वैल्यूज़ पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें जड़ पे जाना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। तो कहीं ना कहीं हमारी मॉरल वैल्यूज़ गिर गई है। जो भी आप देखिए ओपनली आज वेबसाइट्स हैं जिसमें ब्लू फिल्म्स और पॉर्न वीडियोस दिखाए जाते हैं, तो इंसान जैसा देखेगा वैसा करेगा। तो वो क्यों नहीं वेबसाइट्स को बैन किया जाता? नशे की चीज़ें इतनी खुलेआम मिलती हैं, उनको क्यों नहीं बैन किया जाता? वो चीज़ें प्रेरित करती हैं गलत काम करने के लिए, तो उन पे भी आप बैन लगवाएं। आप मीडिया के माध्यम से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इस चीज़ों पे भी बैन होना चाहिए, तो वो इंसान जुर्म की तरफ प्रेरित नहीं होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ट्रिगर करती है इंसान को गलत काम करने के लिए। बिल्कुल। तो ये चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए और सख्त कानून तो बनाना ही चाहिए। देखिए ऋतु, कहीं ना कहीं से ये बात भी सामने निकल के आ रही है कि जो शराब है और जो नशे की चीज़ें हैं वो भी कहीं ना कहीं एक इंसान के मानसिक स्वास्थ्य को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है। इस वजह से भी वो यह कार्य करने के लिए मजबूर हो जाता है। आगे हम रुक करेंगे। आपका नाम बताइएगा? स्नेहा। आपने अभी तक जो भी बातें सुनी, क्या आप एज अ वुमेन अपने आप को सिक्योर फील करती हैं? सिक्योर मैं फ़ील करती हूँ अपने आप को, कुछ शहर पे फील करती हूँ, कहीं कहीं जगह पे नहीं भी करती। आज भी जब मैं रात में निकलती हूँ आफ्टर 8 आफ्टर 9 तो शायद मुझे सेकंड थॉट्स आते हैं कि मुझे नहीं जाना चाहिए या मैं अपने घर के किसी मेल पर्सन को साथ में लेकर जाऊँ। तो मुझे इसके पीछे एक रीज़न ये लगता है बेसिक, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि हमको सबसे पहले सेक्स एजुकेशन अपने स्कूल में कंपलसरी ये करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हैं उनका उनकी जो भी वो सोचते हैं, आजकल 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को भी मैंने देखा है, दे आर टॉकिंग अबाउट सेक्स बट नोबडी इज़ देयर टू गाइड देम दैट व्हाट इज़ इट। सो वी शुड एज अ टीचर्स, एज अ सोसाइटी, एज अ मदर्स, एज अ लेडी, आई थिंक जो भी आपके घर में आपकी सिस्टर्स हैं, आपके मदर्स हैं, वी शुड टॉक ओपनली विद आवर चिल्ड्रन। सो फर्स्ट इज़ आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट सेक्स एजुकेशन विद द चिल्ड्रन एंड सेकेंड थिंग व्हाट आई फील अबाउट इज़ अपब्रिंगिंग। बच्चे की अपब्रिंगिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो छोटा है तो कैसे एक लेडी से बात करना है, किसी से भी बात करने का तरीका है, इसके बाद ये सारी चीज़ें आती कि यू शुड हमको अपने कानून को फॉर्म बनाना चाहिए, हमको फांसी दे देनी चाहिए। बट आई थिंक जो फाउंडेशन है सबसे पहले वहीं पर हमारे कंट्री में सब कुछ गड़बड़ वहीं पर है। तो आई थिंक वी शुड फोकस ऑन दैट फर्स्ट, और ये स्टार्ट होता है एक स्कूल से, ये स्टार्ट होता है विद अ मदर, विद फादर। आई थिंक वहाँ से ये चालू होना चाहिए और उसके बाद ही हम अपने आप को एज सेफ एज अ पर्सन फील कर पाएंगे,
क्योंकि ये सब मेंटालिटी है सोच की। आप कितनी जगह लॉज लगाएंगे, कानून लगाएंगे, बट आई थिंक पर्सन नीड टू बी चेंज्ड। आई थिंक हर सोसाइटी हैज़ टू बी चेंज, दैट व्हाट आई फील। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हमारा ये बेस होता है कि जहाँ से आप एक अच्छे इंसान बन के निकलते हैं। वहीं पर अगर बात की जाए कि आप इतने घिनौने हरकत को अंजाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपके लिए क्या, आप अगर उस जगह पर हों तो आप उसके लिए क्या लॉ बनाएंगे? आप उसके लिए कौन सी एक ऐसी सज़ा बनाएंगे जो आप देना चाहेंगे? अगर मुझे अगर लॉ बनाने का मौका मिले तो सिर्फ उसकी एक ही सज़ा है, जैसे कि दूसरे लोग भी कह रहे थे, जस्ट सेंटेंस टू डेथ के अलावा, फांसी के अलावा आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा, उसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन भी है हमारे पास। क्योंकि जिसके साथ ये है, जो विक्टिम है, उसकी तो सारी लाइफ बर्बाद हो जाती है, शायद वो दोबारा जीना भी शुरू नहीं कर पाएगा, अगर वो बच भी गई तो आई थिंक इसके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। बिकॉज इसके अलावा इससे और क्या सोच सकते हैं? इट्स ऑल अबाउट जस्ट अबाउट डेथ आई थिंक। जी रितु। तो बिल्कुल, ये भोपाल के लोगों से हमारी सहयोगी प्रिया बात कर रही थी और वो बता रहे थे कि किस तरीके की समस्याएं उन्हें फेस करनी पड़ती है, किस तरीके से वो असुरक्षित महसूस करती है। मध्य प्रदेश में रेप की घटनाओं की जैसे बाढ़ आ गई है। ग्वालियर भी इससे अछूता नहीं है। इससे नाबालिग बच्चियों के साथ भी दुष्कृत्य के मामले रोज आ रहे हैं। इन घटनाओं के चलते जहां स्कूल कॉलेज में पढ़ने या नौकरी करने जाने वाली युवतियां डरी हुई हैं, वहीं सामान्य महिलाओं में भी सुरक्षा को लेकर भय का माहौल है। इस मामले पर एनडीटीवी के वरिष्ठ सहयोगी देवश्री माली जी ने महिलाओं, बच्चियों और एक्सपर्ट्स के साथ ही साथ राजनीति से जुड़े हुए लोगों से भी बातचीत की है। सुनते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। कहीं ना कहीं इसमें गलती हमारी सोसाइटी की है, क्योंकि अगर अभी कहीं ना कहीं ऐसा हम देख रहे हैं कि अगर लड़के कोई कपड़े भी पहन ले किसी तरह की, तो सोसाइटी उन्हें जज करने लगती है। तो उस हिसाब से मुझे ये लगता है कि जो ये चीज़ें घर से ही स्टार्ट होती हैं, तो हमें जो बॉयज़ हैं उनको घर से ही समझाना चाहिए कि ये चीज़ गलत है। तो अगर हम उन्हें घर से ही गाइड करेंगे तो शायद वो बाहर कुछ गलत ना करें। बट कुछ गलतियाँ लड़कियों की भी होती हैं, मैं मानती हूँ उस चीज़ में। बट पेरेंट्स को थोड़ा बहुत लड़कियों को समझना चाहिए, क्योंकि बाहर का माहौल हर जगह ठीक नहीं है। क्योंकि अभी ग्वालियर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि लोकल ऑटोज़ होते हैं तो उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है कहीं भी, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं पे आती है। और कहीं भी यूनिवर्सिटी में निकलिए, आप बाहर निकलिए, तो कोई पुलिस गार्ड वगैरह या इस टाइप की सुविधा नहीं मिलती है। इवन यहाँ पे तो ट्रैफिक पुलिस तक नहीं खड़ी रहती है कि अगर कभी कोई इशू हो जाए तो हम लोग किसी पुलिस तक को कांटेक्ट नहीं कर सकते। हम लोग को फ़ोन लगा के प्रॉपर पुलिस को ही कंप्लेन करना पड़ेगा। कोई चौराहे वगैरह पे भी कोई पुलिस नहीं होती है। सुरक्षा तो ये है कि अपना समाज जो है पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ पर पुरुष कोई गलती करता है तो उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और महिलाएं जो है अगर उनके साथ में गलत कुछ होता भी है तो शर्मिंदगी बस वो ना अपने बच्ची यहाँ अपने पेरेंट्स से नहीं बोल पाती हैं। कारण ये बन रहा है, पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चियों से खुल के बात करें, और अगर उसकी कोई भी बच्ची मान लो कोई रिपोर्ट वगैरह करती हैं तो उसे कार्रवाई अच्छी तरह से उस चीज़ पर होनी चाहिए। देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश पूरे भारतवर्ष में रेप का कैपिटल हो गया, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में जो शिवराज सरकार है वो इन सब विषयों को लेकर बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। और दूसरी और अहम बात यह है कि एक पुलिस रिफॉर्म की बहुत सख्त आवश्यकता है मुझे लगता है मध्य प्रदेश में। सोशल मीडिया में लगातार लोगों को देख के वो ये इस तरह से नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ये इसी से ही बहुत दुनिया ही चल रही है, लेकिन हकीकत में कुछ ऐसा होता नहीं है। मध्य प्रदेश बलात्कार के मामले में तीसरे स्थान है, और सरकार समय समय पर गाइडलाइन देती है, लेकिन सोशल मीडिया अगर इस तरह से अश्लील हरकतें या इस तरह की वीडियो फैलाता है तो सोशल मीडिया एक पॉजिटिव को लेकर ही इस तरह की घटनाओं को भी कम कर सकता है, अवेयरनेस फैला सकता है। तो ग्वालियर की जनता की क्या कुछ रहा है ये आपने सुना। एक बार फिर से प्रिया का रुख करेंगे। प्रिया, जिस तरीके से आप लोगों से, महिलाओं से बातचीत कर रही थी, ज्यादातर का यही कहना था कि नैतिक शिक्षा को लेकर वो बातचीत करती हुई नजर आ रही थी। उनसे जरा बात कीजिए कि असुरक्षित तो वो महसूस कर रही है, लेकिन कानून व्यवस्था की बात की जाए तो कहां पर और दुरुस्त करने को लेकर वो सोचती हैं। जी बिल्कुल ऋतु, जैसा कि हमने पहले लोगों से बात की और लोगों ने हमें यही बताया कि कहीं ना कहीं एक जो आधार होता है उनकी शिक्षा, वहाँ से वो स्टार्ट करते हैं और उसके बाद उनकी मेंटालिटी वहीं से डिपेंड करती है। आगे हम रुक करेंगे और इनसे बात करेंगे इसी विषय पर। आपका नाम? आर्या दुबे। क्योंकि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं रेप के मामले काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं और उस मामलों में अपराधी को सज़ा नहीं मिल रही है, तो
क्या कानून को क्या इसके लिए सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए? सीधे बस एनकाउंटर कर देना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। कोई 6 साल 7 साल कोई सज़ा नहीं, सीधा एनकाउंटर कर देना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल। और कोई मतलब नहीं इतनी सज़ा देगी, क्योंकि उसके बाद जब वो छूट के वापस आएंगे तब भी उनका नज़रिया वही रहता है लड़कियों को लेके। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि लड़कियां मध्य प्रदेश में सेफ हैं? क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ केसेस आ रहे हैं सामने। नहीं, बिल्कुल सेफ नहीं है, कहीं भी सेफ नहीं है लड़कियां। हर जगह ये चीज़ हो रही है, हर जगह, चाहे वो बच्चियां हो, टीनेजर्स हो, चाहे औरतें हों। तो आपको क्या लगता है कि आपकी एज की जो लड़कियां हैं उनके साथ आए दिन कभी किसी का अपहरण हो रहा है, कभी किसी के साथ रेप हो रहा है, रास्ते चलते लोग उठा के ले जाते हैं, तो उनके नज़रिए से लोगों के लिए क्या, मतलब जो अपराध कर रहे हैं उस एक शख्सियत के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि क्या होता है कि लोग पुलिस आती है, उसे पकड़ के ले जाती है और उसे बंद कर देती है, उसके लिए पता नहीं कब सज़ा निकलती है। तो आप अगर उस जगह पर हो तो आप ऑन द पॉइंट क्या करोगी? ऑन द पॉइंट मैं क्या करूँगी? वैसे तो लड़कियों को अपने साथ कुछ भी लेके चलना चाहिए, जैसे कि वेपन हो गया या कुछ भी ऐसी चीज़ है, जैसे अगर कुछ भी हो रहा है तो वो ऑन द स्पॉट अपना एक्शन ले पाए। ऐसे नहीं कि डर के बैठ जाए, या घर जाके बता रही है या नहीं बता रही है, या फिर कॉल कर रही है अपने माँ बाप को, पुलिस को कॉल कर रही है, उस टाइम पे खुद ही एक्शन लेना चाहिए। उसके बाद फिर आप पुलिस को कॉल करो, फिर जो भी है कानून का वो सब करो, बट खुद एक्शन लेना चाहिए, डरना तो नहीं चाहिए। बिल्कुल। जैसा हमें आर्या ने बताया कि आप अगर डरेंगे तो आपके साथ और भी कुछ वैसी चीज़ें हो सकती हैं। आगे रुक करेंगे। आपका नाम? मीनाक्षी सिंह। आपके नज़रिए से क्या लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए क्या कुछ कड़े कानून बनाने चाहिए? कानून और इसमें पॉलिटिक्स और नेता ये सब कुछ नहीं कर सकते। जैसा उन्होंने कहा, सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। अपने आप में कुछ रखो, उतनी एक्शन लो उसी टाइम। इमरजेंसी या तो हम पुलिस के पास जाएंगे, क्या होगा? उनको जेल होगी, थोड़ा सा ये होगा, एक्शन होगा, कुछ नहीं होगा। नेता आएंगे आपके घर में, ये करेंगे वो करेंगे, बस हो गया। वो अपने आप को सेल्फ डिपेंड बनाना चाहिए। आजकल ये बहुत ज़रूरी हो गया है। जैसे छोटे बच्चों के साथ ये हो रहा है तो उन्हें उनके पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को ये सब चीज़ों में बात करें, उन्हें बताएं, ताकि वो ये अपने पेरेंट्स से बात करने में झिझके नहीं। लेकिन मैं आपको यहीं पे रोकते हुए आपसे यही क्वेश्चन दोबारा पूछना चाहूँगी कि क्योंकि अगर जो 3 महीने की बच्चियाँ हैं, जब उनके साथ रेप होता है वो तो बोल भी नहीं पाती, वहीं 6 महीने की बच्चियाँ हैं वो भी नहीं कह पाती, वो कैसे सेल्फ डिफेंस सीखेंगी? उसके लिए तो कोई कानून होना चाहिए। उसके लिए तो कानून होना चाहिए, बट उसके लिए उनके पेरेंट्स को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि उन्हें वो होना चाहिए क्या कि आजकल ये जो हो रहा है आपके रिलेटिव ही कर रहे हैं या कोई बाहर वाला, उस चीज़ में उनके पेरेंट्स को इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट कि हम अपने बच्चों को कहीं जाने नहीं देंगे या अपने पास रखेंगे, या उस शख्स को पहले उस नज़रिए से देखो कि वो कैसा है। ये तो आदमी को पता चलता है कि वो देखने में कि क्या कैसा है। आजकल यही चीज़ें तो होनी चाहिए, थोड़ा सा पेरेंट्स से जागरूक होना चाहिए, थोड़ा सा बच्चों को होना चाहिए। बिल्कुल, तभी रोक पाएंगे हम इन सब चीज़ों को। जैसा कि इन्होंने बताया कि पेरेंट्स को भी काफ़ी जागरूक होना चाहिए। आगे हम रुक करेंगे। आपका नाम और आप क्या करती हैं? शोभा दुबे, मैं एडवोकेट हूँ। आखिरकार हमें एक एडवोकेट मिल चुकी है, तो आप एक एडवोकेट हैं, तो अपने नज़रिए से आप इस मुद्दे को कहाँ तक देखती हैं? मैं एडवोकेट हूँ लेकिन मैं एक महिला हूँ, है ना, फर्स्ट। तो मेरा जो नज़रिया है ना, तो वो वकालत या पेशी इन चीज़ों से हटके मेरा तो ये है कि ऑन द स्पॉट फांसी जैसी पता चल जाए ये है और प्रूफ हो जाए कि इसने ही किया है रेप, सीधे फांसी दो उसको, या निपटा दो या उसको नपुंसक बना दो। मेरे अंदर इतना क्रोध भरा इन चीज़ों के लिए कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं सबसे फर्स्ट यही करूँगी कि व्यक्ति को नपुंसक बना दूंगी ज़िंदगी भर के लिए, या उसको फांसी लटका दूंगी। फांसी लटकाई जाए चौराहे पे सारी भीड़ के सामने, ताकि और ये बोल के कि ये बंदे ने ये रेप करा है, इसने ऐसा काम करा, ताकि दूसरे 10 लोगों को उस चीज़ के समझ में आ जाए। ना पेशी हो, ना कोई कोर्ट जाना है, ना कोई अदालत जाना है, ना कुछ नहीं होता है। कोर्ट में पेशी पे पेशी लगती है ना, पावरफुल लोगों के द्वारा छूट जाता है, वो कोई मतलब नहीं निकलता, पैसे खिला के छूट जाता है। हमें ऐसा करना ही नहीं है। छोटी बच्ची को आप कैसे सेव करेंगे? छोटी बच्ची को आप अपने इसमें सेव कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को खिलाने को दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपको नहीं पता ना सामने वाले की मंशा क्या है। तो मैं तो इतना जानती हूँ, जहाँ पता चले इसने रेप किया सीधे निपटा दो उसको, सीधे फांसी की सजा दो, नपुंसक बना दो, बीच चौराहे पे लटका दो। कोई पेशी नहीं, कोई अदालत नहीं, और किसी वकील को उसका केस नहीं लड़ना चाहिए, मेरा ये मानना। और मैं यही सलाह देती हूँ अपने साथियों को भी कि हमें केस नहीं लेना, और ना मैं कैसे केस लड़ती हूँ कभी। जैसा कि क्योंकि हमारी शिवराज सरकार काफ़ी योजनाएं चलाती है, लाडली बहना योजना हो गया और बहनाओं के लिए लेके काफ़ी योजनाएं चलाती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि शिवराज सरकार को ऐसी भी कोई एक योजना चलानी चाहिए कि जो उनके इस हित पे कार्य करें?
मैं तो बिल्कुल शुरू से इसमें हूँ कि मुझे अगर ये मौका दिया जाए या मुझे कोई कहा जाए कि इसमें कैसे बनाना है कानून सलाह, तो मैं सारे लोगों को ये बोलना चाहूँगी, खुद भी यही कहूँगी कि ये कानून हो जाना चाहिए हमारे यहाँ, जिस तरह की बाहर के देशों में है कई जगह ऐसा कि जैसे ही हमको सामने वाले की पता चले कि इसने क्या किया है ना, क्या अपराध किया, उसको ऑन द स्पॉट उसको सजा दी जाए, ऑन द स्पॉट। ये सब जो लोग बोलते हैं ना कि अरे नहीं आप बचा लो या उसकी जानकारी ले लें या हम उसके केस सबूत इकट्ठा कर लें, कोई सबूत नहीं, हमें पता चल चुका है ये रेपिस्ट है, उसे कर दो। उसके लिए कानून बन जाना चाहिए कि उसको ऑन द स्पॉट फांसी दी जाए, ना उसे कोर्ट ले जाने की जरूरत है, ना कोई वकील उसका केस लड़े। मैं कभी नहीं चाहूंगी कोई वकील केस लड़े। आप एक बच्ची के साथ में जो अत्याचार हुआ, उसको मानसिक प्रताड़ना जो अपनी सहनी पड़ी है ना, वो उस बच्ची से पूछिए, उस लड़की से, उस औरत से पूछिए जो इस चीज की शिकार हुई है ना। हम तो सिर्फ सलाह दे रहे हैं, हम अपना केस लड़ेंगे, हम वकील करेंगे, हम पैसे खाएंगे या हम उसका केस लड़ने पहुंच जाएंगे, तो हम तो एक तरह से अपनी फीस डिसाइड कर रहे हैं ना। हमें नहीं डिसाइड करना चाहिए। मानसिकता अपनी जागरूक रखिए, इंसानियत लाइए अंदर अपने, कि उस व्यक्ति को जिसने रेप किया है सीधे फांसी की सजा हो, कोई उसका केस ना लड़े। आपकी बात को मैं यही रोकते हुए आपसे वापस एक प्रश्न ये पूछना चाहूँगी कि अभी कुछ दिनों पहले एक घटना हुई थी कि इंदौर में एक बच्ची 7 से 8 किलोमीटर तक चली है जिसके साथ रेप हुआ था। उस पूरी घटना को काफ़ी लोगों ने देखा, लेकिन वहाँ पे ना किसी ने उसकी मदद की, ना कोई प्रतिक्रिया दी। क्या ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात नहीं है? ये मतलब ये कहना चाहिए मानवता को जर्जर कर देने वाली घटना थी, है ना, कि एक बच्ची रात भर घूमती रही, लोगों ने देखा और मदद नहीं करी। मतलब इंसानियत मर गई लोगों की। अरे हम ये सोचे ना, अगर हमारी बच्ची होती तो, ये क्यों नहीं सोचता कोई, हमारी बच्ची होती तो हर व्यक्ति को, हर मोहल्ले के इंसान को, हर घर के इंसान को, हर माँ बाप को, हर लड़की को, हर लड़के को जो मदद कर सकता है, अगर ऐसी कोई घटना दिखाई देती है, अगर ऐसा कोई बच्ची दिखाई देती है संकट में, या ऐसे दिख रहा है कि कोई व्यक्ति उसे ले जा रहा है या छेड़ रहा है, वो परेशान है, मदद मांगती है, उसे मदद करनी चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि जहाँ आज वो है, हो सकता है कल हमारी बच्ची हो, हमारे रिलेशन में किसी की बच्ची हो, है ना। बच्ची तो बच्ची है, लड़की तो लड़की है। महिला का जो आदर करना है, महिला का सम्मान करना है, उसकी रक्षा करना, ये हर व्यक्ति का और हर लड़की का कर्तव्य होना चाहिए। मैंने अपनी बेटी को यही सिखाया है कि कहीं भी होता है अत्याचार तो चुप नहीं रहना है। ना मैं चुप रहती हूँ, ना मैं उससे चुप रहने की सलाह देती हूँ। तुम खुद भी अपने आप को भी डिफेंस करो और दूसरों को भी करो, कहीं चुप रहने की जरूरत नहीं है ना। बाकी माता रानी साथ में। जी रितु। तो देखिए, जितने भी लोगों से आप बात कर रही थी प्रिया, मैं यही समझ पा रही हूँ कि सभी में नाराजगी है, सभी में गुस्सा इस तरह की बढ़ती हुई घटनाओं को लेकर, और वो यही चाहते हैं कि इसको लेकर कड़ा से कड़ा कानून बने। दोबारा आपके पास लौटूंगी। फिलहाल शहडोल की जनता की क्या कुछ राय इस मामले को लेकर, ये दर्शकों को जरा सुनवाते हैं। पुलिस प्रशासन से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इस पर सख्त कार्रवाई करे। छात्राएं स्कूल गांव से आती हैं, दूर दूर से पढ़ने, यहाँ बीच में मनचले लड़के उनसे छेड़खानी करते हैं, इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और मैं बोलूँगा माँ बाप को, उनको भी ध्यान देना चाहिए, पता करना चाहिए बिटिया का स्कूल कब है, कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, किसके साथ जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में यही होता है, कोई ध्यान देने वाला कोई नहीं होता। माता पिता घर से छोड़ दिए, आने जाने में थोड़ी दिक्कतें हुई, वहाँ से थोड़ी दिक्कत परेशानी, इसलिए सब ज़्यादा वहाँ देखने को मिलता है। ये चीज़ में ध्यान देना चाहिए, सबको ध्यान देना चाहिए, तो थोड़ा कम हो जाएगा। आपसे ज़्यादा बुरी स्थिति सोशल मीडिया में नियंत्रण न होने का है। उस कारण से जो है ये देखा जा रहा है कि लोग बाग जो है तो व्यभिचार की घटनाएं और अनैतिकता की घटनाओं को हल्के से लेते हैं। जहां तक पुलिस का मामला है, पुलिस तो सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा करती है और मुकदमे दर्ज कर लेती है। मूल रूप से जो जिम्मेदारी समाज की है, समाज और सामाजिक जागरूकता का बहुत पिछड़ापन है। तो देखिए, शहडोल की जनता क्या कुछ कह रही थी, ये तो आपने सुना। अब हमारे साथ एक और वरिष्ठ सहयोगी ग्वालियर से हमारे साथ देव जी जुड़ गए, उनका भी रुख कर लेते। देव जी, आज मैं खबर पढ़ रही थी ग्वालियर की कि 32 की उम्र थी महिला, 2 बच्चों की मां थी, उसके साथ हैवानियत की गई है। ग्वालियर की आबो हवा को आखिर क्या हुआ, पुलिस क्या कुछ एक्शन ले रही है? बिल्कुल ऋतु, ये ग्वालियर में रेप की जितनी घटनाएं हो रही हैं वो बहुत चौंकाने वाली बात है। और अभी जो यहाँ 6 साल की बच्ची से लेकर के और अब 32 साल की महिला तक पहुंच गया है, तो आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह से असुरक्षित महसूस कर रही है। तो ये जो है ना समाज का एक खराब पक्ष है, जिसके बारे में हम समझ सकते हैं कि जैसा कि हमने बहुत सारी महिलाओं से बातचीत करी, तो उनका भी यही कहना है कि एक तो घर में जो एकल परिवार हुए हैं उसमें जो है ना बच्चों को समझाने की कोई प्रवृत्ति नहीं बनी। दूसरा, डिफेंस की भी बात हो रही है। तीसरा, जो सोशल मीडिया पर कंटेंट आता है, उस कंटेंट के कारण भी ये दिक्कत महसूस हो रही है।
तो पुलिस जो है ना कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाती है, क्योंकि अव्वल तो अपराधी पकड़े नहीं जाते और पकड़े जाते हैं तो थोड़े दिनों में छूट के चले जाते हैं, तारीख पर तारीख लगती है, तो उन पर भी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो इस कारण से ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। लेकिन सबका मानना यही था, हमने समाजशास्त्रियों से बात की, हमने सोशल जो एक्टिविस्ट थे उनसे भी बात की, सबका मानना ये था कि इसके पीछे सबसे बड़ी नशे की फैलती आदत और उसके साथ जो है ना जो सोशल मीडिया पर नियंत्रण का अभाव, जिसमें कंटेंट जो उत्तेजना पैदा करता है वो आसानी से उपलब्ध रहता है। लोग नशा जो है ना बाजार में आसानी से उपलब्ध है। पहले तो सिर्फ शराब का ही नशा होता था और अब तो उसके साथ साथ सूखा नशा भी बड़ी मात्रा में आसानी से उपलब्ध हो रहा है। तो निश्चित तौर पर ये प्रशासन और पुलिस की मिलीभगत के बिना नहीं हो सकता। इसमें माफिया भी मौजूद है, इसमें राजनीति में मौजूद है और ये सब मिलकर समाज के साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं। दरअसल ये रेप जो है ना केवल बच्चियों के साथ नहीं हो रहा है, ये समाज और व्यवस्था के साथ भी हो रहा है। ऋतु देव जी, देखिए जैसा कि आप कह रहे थे, मैंने एक बात गौर की पुलिस की कार्रवाई को लेकर। भोपाल का एक केस में वो याद कर रही थी, हालांकि बहुत पुराना है, जिसमें पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई थी। तो कई बार हम ये भी देखते हैं कि पुलिस की भूमिका संदिग्ध होती है और शायद यही वजह है कि जिसके साथ ये हैवानियत होती है वो कहीं ना कहीं एक कदम पीछे कर लेता है कि आखिर इस पर कोई कार्रवाई भी होगी क्या? बिल्कुल ऋतु, हमने जो बहुत सारी लड़कियों से बातचीत की, हम दिखा भी रहे हैं एनडीटीवी पे। उनका कहना यही था कि ये तो रिपोर्टेड केस हैं, बहुत सारे जो छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, छेड़खानी की घटनाएं होती हैं जो हौसले बढ़ाती हैं अपराधियों का, उनकी रिपोर्टिंग नहीं हो पाती। और लड़कियां इसलिए नहीं हो पाती कि जब वो थाने में जाती हैं तो वहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि उनसे ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि इससे वो जाने से ही बचती हैं। दूसरा, रेप की जो विक्टिम होती है या छेड़खानी की विक्टिम होती है, उनके साथ समाज का व्यवहार भी ऐसा होता है कि मानो अपराध उन्होंने ही कर दिया हो, सब उनके पास उन्हीं पर निगाह करते हैं, उन्हीं पर फोकस करते हैं। बिल्कुल, कई बार आप देखते हैं कि लड़कियों पर ही निगाह ऐसी रखी जाती है, शायद यही वजह होती है कि वो थोड़ा सा पीछे हट जाती है। जी दोबारा आपके पास लौटूंगी, सुमित्रा जी हमारे साथ बनी हुई है। सुमित्रा जी, यहाँ पर जागरूकता को लेकर बात हो गई, सोशल मीडिया को लेकर मैंने देखा लोगों ने जिक्र किया, कानून व्यवस्था को लेकर मैंने देखा जिक्र किया गया। अब सोशल मीडिया पर ही आना चाहूंगी। कई बार यह भी कहा जाता है कि आपका पहनावा, आपका जो कल्चर चेंज हो रहा है, ये सारी चीजें भी एक वजह होती है किस तरह की घटनाएं होती है। इसको आप कैसे देखती है? देखिए 99% जो सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस है वो अनरिपोर्टेड हो जाती है। दूसरी बात यह है कि आजकल जो सोशल मीडिया है और जो साइबर अटैक्स हो रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि साइबर स्टॉकिंग होता है जो महिलाओं का, ये घटनाएं शुरुआत के दिनों में ये होते हैं और शायद यही आगे जाके रेप केसेस भी हो सकते हैं या एसिड अटैक्स के केसेस भी हो सकते हैं। क्योंकि कोई अगर किसी को साइबर वे में उसके फेसबुक के द्वारा या इंस्टाग्राम के द्वारा या किसी और सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे कि आप व्हाट्सएप बोल सकते, ऐसे जब कोई किसी के पीछे पड़ता है और मैसेजेस भेजे जाते हैं या धमकी भरे मैसेजेस जाते हैं या कोई अश्लील मैसेजेस जाते हैं, ये ज्यादातर केसेस अनरिपोर्टेड रह जाते हैं और घर वालों को भी लड़की जो होती है ये सारी चीजों को बताने से कतराती है और कभी कभी घर वालों को बताने के बावजूद वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि हम जाके इसको रिपोर्ट करें पुलिस को। इसमें जो न्याय व्यवस्था है और जो पुलिस व्यवस्था है, इसमें इनकी जो भूमिका है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो पुलिस है वो कभी कभी लड़कियों को ये भी कह देती है कि आप अपना नंबर बदल दीजिए, आप अपना आईडी बंद कर दीजिए। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसको एक अलग तरीके से हैंडल करना चाहिए। और आज के दिन में साइबर बुलिंग या साइबर स्टॉकिंग के केसेस को अच्छी तरह से ट्रैक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत ही इजी वे है आजकल किसी भी व्यक्ति तक पहुंचने का। तो अगर कोई लड़की को किसी कॉलेज में कोई देखता है या नाम या पूरा नाम पता चल जाता है, तो बहुत आसानी से उसको फ्रेंड बनाया जा सकता है, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे स्टॉक किया जा सकता है उसकी गतिविधियों पर, रोज की गतिविधियां, जैसे कौन से वक्त वो स्कूल जा रही है या कौन से होटल जा रही है, कौन उसके फ्रेंड्स है, ये सब बहुत इजीली ट्रैक हो सकता है। तो इसके लिए हमें एक मशीनरी जो कि लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम ही हमें दे सकती है। तो बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो ये मजबूत होना चाहिए। एक बार दोबारा से प्रिया का रुख करूंगी। प्रिया, आपके साथ बहुत सारी लड़कियां लगातार मौजूद है,
उनसे जरा बात करने की कोशिश कीजिए कि वो कितनी जागरूक है। क्या उनके साथ भी ऐसा होता है कि घर वाले कहते हैं कि बेटा 10 बज गए, अब घर से बाहर नहीं निकलना है? जी जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ऋतु आपको, और मैं इस प्रश्न को पूछने ही जा रही थी। मैं आगे रुक करूंगी। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम पूर्वा सिंह है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है एक लड़की होने के नाते कि घर वाले आपको कहते हो कि 10 बजे के बाद बेटा बाहर नहीं जाना क्योंकि सुरक्षा नहीं है? हाँ जी, ऐसा होता है बस, लेकिन ये फैमिली भगवान की दया से ऐसा है कि घर में माहौल काफ़ी अच्छा है। लेकिन हाँ, रिश्तेदारों के समाज के बीच में ऐसा देखा जाता है, जैसे कि हम लोग अभी मार्केट करके इसलिए टाइम देख के घर जाने वाले हैं कि घर वालों का फ़ोन आ रहा है कि भाई आ जाओ टाइम से, क्या है कैसा है। जबकि मेरे घर में शादी, मेरी खुद की शादी है, तो फटफट से शॉपिंग करके मैं यहाँ से हूँ नहीं, मैं दमोह के पास पथरिया है वहाँ से हूँ। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ कि सुबह मैं राजी रानी से यहाँ पर आई हूँ, तो इतना रश था क्योंकि सडन प्लान बना तो हम रिजर्वेशन ले नहीं पाए, तो जनरल कोच में इतना रश था। कहने को महिलाओं को काफ़ी सुरक्षा दी जाती है, बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन उसके नाम पे कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इस कैमरे के सामने बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन ये है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सरकार ने जो भी सुविधाएं दी हैं वो सिर्फ नाम के लिए है, हमको सामने से ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो क्या आपके साथ ट्रेन में ऐसी कुछ छेड़खानी हुई, आपको ऐसी कुछ असुरक्षित महसूस हुआ? नहीं, वो छेड़छाड़ी जैसा तो नहीं, लेकिन हाँ धक्का मुक्की काइंड ऑफ वो समझ में आता है, क्योंकि गुड टच बैड टच तो हमें बचपन से सिखाया जाता है, तो वो समझ में आता है कि वो गलत, मतलब जो सरकार बोलती है कि एक वुमेन का कोच है, उन्हें सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सब लोग बैठते हैं और लड़के लोग तो, और मेंस जो होते हैं वो जानबूझ के ऐसा जगह देख के बैठते हैं कि हाँ, और वो जानबूझ के हाँ, वो गुड टच बेड टच जो हमको बताया गया है वो समझ में आ जाता है। तो यही कहना चाहूँगी कि अगर सरकार सामने से कह रही है कि आपको सुविधाएं है, तो वो हमें देखने भी मिलें कि ऐसा कुछ भी किया जा रहा है। बिल्कुल। आपकी तरफ रुक करूँगी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रियंका है, भोपाल से ही हूँ मैं। एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसा कि हमको बताया गया है कि जिस घर में औरत की इज्जत नहीं होती उस घर में कभी सुख समृद्धि नहीं आ सकती, तो उसी तरह जिस तरह लोगों के ब्रिज बन रहे हैं, इंटरनेशनल टूर हो रहे हैं नेताओं के, तो मुझे ऐसा लगता है जब तक देश में औरत की इज्जत नहीं होगी ये भारत कभी ना सफल हो सकता है ना सक्षम हो सकता है। किसी चीज़ में अपन हर चीज़ में पीछे रहेंगे। इसलिए पहले देश की औरत के लिए नियम और ये बहुत सारे जो मतलब चीज़ें कानून है, पहले औरत के लिए चेंजेस लाने चाहिए, उसके बाद ही देश सफल होगा। तो क्या आप भी 10 बजे के बाद असुरक्षित महसूस करती हैं? 10 बजे तो बहुत मैक्सिमम है। एक्चुअली मैं 8 बजे मेरी डेडलाइन होती है, मुझे 8 बजे घर पहुंचना पड़ता है। तो क्या आपके घर वालों को भी यही एक डर सताता है कि कहीं बाहर कुछ ऐसा ना हो जाए? यही डर, प्रॉपर ये डर सताता है कि लड़के बुरे हैं या कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। बस इसी वजह से 8 बजे तो बहुत डेडलाइन है, बहुत ही ज़्यादा। कहीं ना कहीं भेदभाव भी हो जाता है कि वो लड़का है तो वो बाहर रह सकता है, लेकिन आप लड़की है तो आपको घर जरूर जाना है। ये एक बहुत ही मानसिकता ऐसी बन चुकी है ऋतु कि फैमिली की एक मानसिकता बन गई कि आप अगर लड़के हैं तो आप घर पर रह सकते हैं, लेकिन अगर आप लड़की हैं, सॉरी अगर आप लड़के हैं तो आप बाहर रह सकते हैं, लेकिन वहीं अगर आप लड़की तो आप बिल्कुल प्रिया। और एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आज हमने ये जो मुद्दा उठाया है, न न्याय न कानून का राज। उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा के बाद जागरूकता भी बढ़ेगी, कानून व्यवस्था भी दुरुस्त होगी, और शायद अगली बार जब हम चर्चा कर रहे हो तो न न्याय न कानून का राज के बजाय हम ये लिखें कि न्याय और कानून का राज है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में। और देखिए, उज्जैन की बात की जाए तो उज्जैन के लोगों की क्या कुछ राय है इस मुद्दे पर, यह भी जरा सुनवाते हैं आपको। ये अछूता उज्जैन भी नहीं रहा, सारे जिलों के साथ उज्जैन में तो और ज्यादा ये चीज देखने में आई है कि एक वर्ष में 90 से ज्यादा महिलाओं के अपहरण हो गए हैं। 90 से ज्यादा चालू वर्ष में अपहरण की घटनाएं सामने आ गई हैं। 50 से ज्यादा बलात्कार के मामले सामने आए। ये उज्जैन को शर्मसार कर देने वाली स्थितियां हैं और इसके लिए पूरा इस शासन का फेल्योर है। तरह इस प्रकार की घटनाएं यदि लगातार हो रही है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए वो दुखदायी है। मेरी अपनी भी एक बेटी है जो कि 23 वर्ष की है, तो हम समझते हैं कि समाज में हमें इस तरह का माहौल बनाना चाहिए, इस तरह की हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, पालकों की भी, साथ ही में समाज की भी, कि बच्चियों को बहुत और अधिक जागरूक किया जाए, प्रशासन की ओर से भी जागरूक किया जाए। और मैं समझती हूँ कि जहाँ हम बेटियों को समझाते हैं
कि बेटा आपको उस गली से नहीं गुजरना है या आपको उस प्रकार से नहीं रहना है, इस तरह के कपड़े नहीं पहनना है, तो वहाँ हमें हमारे बेटों को भी पूरी तरह से समझाना चाहिए कि बेटा आप अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो प्रत्येक बेटी या प्रत्येक महिला जो है वो आपके लिए बहन और माता का रूप है। मध्य प्रदेश में आज जंगल राज चल रहा है, अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है। अगर मैं उज्जैन की बात करूं तो कुछ महीने पहले 12 साल की बच्ची के साथ जो घटना हुई उसने पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया। जो दुष्कर्म उसके साथ हुआ उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। दुष्कर्म के बाद वो बच्ची अर्धनग्न हालत में घूमती रही। इसमें क्या था, मतलब इसमें कई बार निग्लिजेंसी भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सूचना मिलने के तुरंत बाद एक्टिव ऐसे केसों में महिला डेस्क भी बनी हुई है यहाँ पे इस पर, लेकिन वो तुरंत है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती थाना की। तो ऐसी कोई सूचना आनी चाहिए तो अपना भरसक प्रयास करें, तुरंत उसमें लग जाए, एविडेंस इकट्ठे करें। आजकल सीसीटीवी तमाम है, अगर पर्याप्त समय अगर आप देंगे, टीम बना के इन्वेस्टिगेशन करेंगे जैसे हम लोग भी करते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं कि वारदात टेस्ट में हो।